अभी तक हमने इस कोर्स में जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, आज उन सभी चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, जो सी में कुछ बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स हैं एंड ये कभी-कभी कॉलेजेस में भी पूछा जाता है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एक-एक करके सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आप खुद पहले क्वेश्चन को पॉज़ कीजिए और फिर उसे ट्राई कीजिए एंड उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा पहला सवाल आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेरिएबल नेम्स एज पर द रूल्स इन सी। तो ये क्वेश्चन है वेरिएबल नेम के जो रूल्स हैं सी में, उसके बारे में। हमें पता है कि वेरिएबल के जो नेम है उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं एंड अगर आपको वो फिर से देखना है तो मेरी चैनल पे मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहला है इंट हेलो और उसके बीच में एक एपोस्ट्रोफी मार्क यानी कि सिंगल कोट। तो हमें पता है कि सी लैंग्वेज में कोई भी सिंबल यूज़ करना इनवैलिड है अंडरस्कोर के सिवाय। यानी कि अगर हम वेरिएबल का जो नाम लिख रहे हैं उसमें हम अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सिंगल कोट का यूज़ किया है तो ये सिंपली इनकरेक्ट होगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक एरर दे रहा है। तो मैं इसको वापस कमेंट कर देता हूँ। अब दूसरे वाले पे आते हैं। इंट और उसके वेरिएबल का नाम है फ्लोट। तो अगेन ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है वेरिएबल का जो नेम है वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए एंड ये जो फ्लोट है वो सी के बेसिक 32 कीवर्ड्स में से एक है। तो अगर हम इंट के जो नाम मतलब वेरिएबल का जो नाम है उसे फ्लोट रखेंगे तो ये सिंपली एक एरर दे देगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे एरर दिखा रही है। तो मैं सिंपली इसको फिर से कमेंट आउट कर दूंगा। अब तीसरे पे आता है इंट और उसके बाद अंडरस्कोर सब्ट्रैक्शन। तो हमें पता है कि अगर हमें कोई भी सिंबल यूज़ करना है वो हम नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है सिंबल में यूज़ करने के लिए एंड वो है अंडरस्कोर। सो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा है एंड उसके बाद सब्ट्रैक्शन लिखा है। तो जी हाँ, ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है एंड ये एक वैलिड नाम है। तो अगर मैं इसे कमेंट आउट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने जैसे ही कमेंट हटाया, यहाँ पे स्टिल कोई एरर नहीं आ रही। यानी कि ये एक परफेक्ट नाम है, ये सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद आता है इंट एडिशन। अगर हम इसको भी देखें, तो ये भी एक परफेक्ट नाम है। यहाँ पे हमने कोई स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं किया या फिर नंबर्स को आगे से नहीं लिखा, ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसको भी कमेंट हटा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं आ रही। अब उसके बाद ये इंट नंबर। इंट नंबर की बात करें तो सिंपली ये भी ऊपर के 2 तरह ही एक वैलिड नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं किया या फिर मैंने नंबर से स्टार्ट नहीं किया एंड सारे के सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। तो सिंपली अगेन मैं इसकी भी कमेंट हटा दूँ, तो ये भी एक वैलिड नाम है। अब इसके बाद आता है ये वाला इंट 9 अंडरस्कोर नंबर्स। तो अगर हम देखें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सी में कोई भी वेरिएबल का नाम एक नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो 9 से शुरू हो रहा है। तो सिंपली ये एक एरर थ्रो कर देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसकी कमेंट हटाई ये एरर दे रहा है। तो मैं इसको वापस से कमेंट कर देता हूँ। अब लास्ट वाला आता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट है। इंट और बाद में वेरिएबल स्पेस नेम। यानी कि ये जो वेरिएबल स्पेस नेम है वो एक ही नाम है। ये ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। बट यहाँ पे हम एक रूल यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि ये जो वेरिएबल का नेम होता है उसमें हम कभी भी स्पेस नहीं डाल सकते। यहाँ पे हमने ये जो स्पेस डाली है वो हम नहीं डाल सकते। बाई चांस अगर आपको कभी भी स्पेस डालनी हो तो आप अंडरस्कोर का यूज़ करके कुछ ऐसा बना सकते हैं।
ये वैलिड होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वैलिड बता रहा है, बट जैसे ही मैं अंडरस्कोर को हटा के स्पेस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे वाली चीज़ है वो एरर दे रही है। तो इसलिए हम वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने ये पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। अब हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आता है। दूसरा क्वेश्चन है स्वैप टू वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है कॉलेजेस में, एंड ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी होता है। स्वैप टू वेरिएबल्स बहुत सारी लैंग्वेजेस में एक बेसिक क्वेश्चन है, एंड वो आप जनरली बहुत सारी जगह पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें ये जो दो वेरिएबल दिए हैं, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, अगर मैं यहाँ पे इस कोड को रन करूँ, gcc 10_2.c एंड इसको रन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट क्या हो रहा है, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। सो स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब ये होता है कि जो a की वैल्यू है अब वो b में डाल दो, एंड जो b की वैल्यू है वो a में डाल दो। यानी कि हमें कुछ ऐसा कोड लिखना है कि आखिर में हमें रिजल्ट कुछ ऐसा मिले, a इक्वल्स टू 20 कॉमा करके b इक्वल्स टू 10, हमें ये चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एक टेम्पररी वेरिएबल बनाना पड़ेगा c। ये मैंने क्यों बनाया ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा c बराबर a। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने c बराबर a किया, c की जो वैल्यू है वो 10 हो गई। अब c की वैल्यू 10 हो चुकी है, इसका मतलब हमने a की वैल्यू को c में कॉपी कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में a की जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसे हम यहाँ से चेंज कर देंगे। तो हमने यहाँ पे a की ओरिजिनल वैल्यू को चेंज किया, एंड अब हमने उसे कर दिया, एक सेकेंड, अब हमने उसे कर दिया 20। तो इससे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही वेरिएबल की इस प्रॉपर्टी को देख लिया था कि इस लाइन में जो a है उसको नहीं पता कि उसकी वैल्यू आगे चेंज होने वाली है, एंड इसलिए हमारा c अभी भी 10 ही रहेगा। एंड यहाँ पे उसके बाद मैंने आगे a को चेंज कर दिया। अब लास्ट में मैं b को c के बराबर कर दूंगा। तो इससे होगा क्या कि इस बार हमारा जो b है वो 10 हो जाएगा। एंड अब मैं यहाँ से ये वाली लाइन को कॉपी करके यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, एंड सिंपली इसे फिर से रन करके देखते हैं इस बार। तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन में a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल टू 20 लिखा था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया और इन तीनों को सीक्वेंस में लिखा, और उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो आउटपुट है वो स्वैप हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है कि मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया एंड उसके बाद उसको ऐसे असाइनमेंट दी, उसको आपको हमेशा सीक्वेंस में ही रखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं ये वाली लाइन हटा के यहाँ पे नीचे लिख दूँ, तो उससे सिंपली बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ आ सकती है। जैसे कि अगर मैं इसको रन करके देखूँ, तो इस बार आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू भी 10 हो गई और बी की वैल्यू भी 10 हो गई। सो सिंपली आपको ये जो सीक्वेंस है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये वाला जो सीक्वेंस है उसे फॉलो करना है। यहाँ पे आप ए और बी की जगह चेंज कर सकते हैं, बट जितनी भी जगह पे मैंने सी लिखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट asks the user for the price of three different items: milk, bread, and eggs. The program should then calculate the total and display the final amount the consumer has to pay.
इस क्वेश्चन में हमें यूज़र से 3 प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के बारे में पूछना है एंड उन तीनों का सम करके हमें डिस्प्ले पे दिखाना है। तो सबसे पहले मुझे 3 प्राइसेस को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा फ्लोट। सबसे पहले मैं बनाऊँगा मिल्क और उसके बाद ब्रेड और उसके बाद एग्स। अब मुझे क्या चाहिए कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यूज़र मिल्क की प्राइस दे। सो एंटर द प्राइस ऑफ मिल्क और उसके बाद एक स्कैनफ, उसमें परसेंटेज एफ एंड कॉमा करके एम्परसेंड मिल्क। यहाँ पे मैंने एक अच्छा लुक देने के लिए इसे ऐसा बनाया है। जैसे मैं अगर आपको इसको एक बार रन करके दिखा दूँ, इसको रन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी लुक हमें दिख रही है कि हाँ, एंटर द प्राइस ऑफ मिल्क। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से 10 एंटर करूँ, तो अभी के लिए हमने आगे कोड नहीं लिखा बट ये अच्छा दिख रहा है दिखने में, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। अब सेम मैं यहाँ से इसको कॉपी करके, ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे नीचे लगा दूंगा एंड अगेन यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मुझे सिंपली मिल्क की जगह ब्रेड कर देना है एंड यहाँ पे भी। अब तीसरी वाले में मुझे मिल्क की जगह एग्स कर देना है एंड यहाँ पे भी एग्स। अब इसके बाद हमें इन तीनों का टोटल करके निकालना है। तो टोटल को स्टोर करने के लिए मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, उससे मैं नाम दे देता हूँ टोटल प्राइस। और मैं चाहता हूँ कि ये जो टोटल प्राइस है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो। वेल यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है छोटी सी, मुझे यहाँ पे फ्लोट लिखना चाहिए था, क्योंकि मेरे जो 3 वेरिएबल्स हैं मिल्क, ब्रेड और एग्स, वो फ्लोट हैं एंड अगर हम इन तीनों का एडिशन करेंगे तो हमें फ्लोट ही मिलेगा। सो यहाँ पे मुझे फ्लोट लिखना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा मिल्क प्लस ब्रेड प्लस एग्स एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा। द टोटल प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज एफ और यहाँ पे कॉमा करके टोटल प्राइस एंड सेमीकोलन। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमें पूछ रहा है कि मिल्क की प्राइस बताइए। तो मैं मान लेता हूँ कि 10.5 मिल्क की प्राइस है। उसके बाद ये मुझे ब्रेड की प्राइस पूछ रहा है। तो मैं ब्रेड की प्राइस दे देता हूँ 5 रुपीज़। उसके बाद ये मुझे एग की प्राइस पूछ रहा है। तो मैं इसकी प्राइस दे देता हूँ 4 पॉइंट या फिर 5.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे टोटल प्राइस दिखा रही है। अब यहाँ पे मैंने फ्लोट को इसलिए चुना क्योंकि मैं कभी-कभी प्राइसेस ऐसे डेसिमल वैल्यू में भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारी प्राइस इंटीजर आए, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल्स को चुना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टास्क देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी ये जो प्राइसेस हैं, ये सारी की सारी वो डॉलर्स में हैं। डॉलर्स में। यानी कि आप जितनी भी प्राइस एंटर करेंगे, वो सारी डॉलर में होंगी एंड हम एक रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं कि $1 90 रुपीस के बराबर है। तो आपका टास्क ये है कि आपको फाइनल जो हमारा मतलब फाइनल जो हमारा रिजल्ट था, उसे आपको रुपीस में प्रिंट करवाना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइनल रिजल्ट शुड बी इन
रुपीस। आप इसको ट्राई कीजिए एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सो अभी के लिए ये था हमारा प्रॉब्लम दूसरा। अब चौथे प्रॉब्लम पे आते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी लगता है नए स्टूडेंट्स को। जनरली ये प्रॉब्लम कॉलेजेस में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ट्रिकी प्रॉब्लम्स के तरीके से। एंड यहाँ पे इतने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगाए होते हैं कि सिंपली बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक टॉपिक है प्रेसिडेंस, उसका समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें एंड नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख लेना। जिसका भी आंसर राइट होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। और अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इस कोर्स की 11th वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। विद दैट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। सो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड हम कह सकते हैं कि ये एक एक्चुअल कोड होने वाला है। राइट टेबल ऑफ 3 यूजिंग वेरिएबल्स printf एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड एस्केप सीक्वेंस। यानी कि 3 की टेबल लिखनी है। जैसा हमें पता होगा कि हम जो टेबल लिखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 3 और उसके बाद हम लिखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। ऐसे 3 की टेबल चलती जाती है एंड हमें वो लिखनी है कहाँ तक? हमें लिखनी है 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 30। हमें यहाँ तक 3 की टेबल लिखनी है एंड हम इसमें सिर्फ वेरिएबल्स प्रिंटफ, एस्केप सीक्वेंस और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं जानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को यह लग रहा होगा कि हम इसमें लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए हम इसमें लूप्स का इस्तेमाल ना करें। आगे इस कोर्स में हम जब लूप सीखेंगे तब आप लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो नंबर था उसे मैंने बना लिया इंट नंबर इज इक्वल्स टू 3। अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इंट मल्टीपल और उसको वैल्यू दे दूंगा 1। मैंने जस्ट ऐसे ही एक नंबर बनाया है एंड अब उसके बाद मैं लिखूंगा इंट रिजल्ट एंड उसको मैं दे दूंगा नंबर मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल। सिंपली यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ रिजल्ट का? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिजल्ट का नंबर जो है वो 3 है एंड अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें 1 से तो वो हमें 3 दे देगा। अब यही चीज़ हमें प्रिंटफ की मदद से प्रिंट करवानी है। तो सबसे पहले प्रिंट एफ और उसके अंदर हम लिखेंगे परसेंटेज डी, फिर ये स्टार मार्क और उसके बाद परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। और यहाँ पे लास्ट में मैं एक न्यू लाइन दे दूंगा। अब इसके बाद हमारा जो पहला परसेंटेज डी है वो किसका है? तो वो होगा 3 का यानी कि मेरे नंबर का। उसके बाद दूसरा किसका होगा? 1 यानी कि मल्टीपल का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीपल। और उसके बाद जो लास्ट है इक्वल टू के बाजू में वो है हमारा रिजल्ट। तो अगर मैं इसको अभी के लिए प्रिंट कराऊँ GCC और फिर 10_5.c एंड इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 दिख रहा है। अब यही सेम चीज़ हमें 10 बार करनी है क्योंकि हमें 3 की टेबल 10 तक लिखनी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम वेरिएबल की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं जो हमने सीखी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर बार मेरा जो नंबर है 3 वो तो हमेशा सेम सेम रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 3 3 3 आखिर तक 3 है। बट अगर हम देखें
तो हमारा जो मल्टीपल वेरिएबल है वो हर बार चेंज हो रहा है, यानी कि हर बार उसमें हम एक को जोड़ देते हैं। तो उसके बाद हमारा रिजल्ट भी ऑटोमेटिक अपडेट होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये प्रिंटफ में पहली लाइन लिखी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मेरा जो मल्टीपल है उसमें एक काम करो, नई वैल्यू दो और वो होगी इसके बराबर। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल है, मान लीजिए ए, उसमें एक काम करो, नई वैल्यू दो और वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए उसकी पिछली वैल्यू, और उसमें आपको जितना जोड़ना हो उतना। इसको हम कहते हैं a+1। और अब ये नई वैल्यू ए में अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप 1 लिखें, आप चाहे तो यहाँ पे 99 या फिर 8 या फिर कोई भी नंबर लिख सकता है। बट अभी के लिए हमें सिर्फ 1 की ज़रूरत है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं a++। इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीमेंट। उसका मतलब ये होता है ये a a++, a+1, और इसका ये शॉर्ट फॉर्म है a++। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो मल्टीपल था वो पहले था 1, बट अब मैंने ये लाइन लिख के मेरे जो वेरिएबल है मल्टीपल उसको बना दिया 2। सो अब अगर मैं फिर से यहाँ पे ये वाली लाइन कॉपी कर लूँ एंड इसे यहाँ पे नीचे प्रिंट करूँ, तो अब हमारे कोड को रन करता है, मल्टीप्लाई सॉरी रन। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया और 3 ऐसा का ऐसा ही है। अब हमें सिर्फ रिजल्ट को देखना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रिजल्ट को यहाँ पे डिक्लेयर किया था। अब अगर मेरे मेन जो मतलब मेरा जो मल्टीपल वेरिएबल है वो चेंज हो रहा था, तो साथ साथ में मेरा रिजल्ट वेरिएबल भी तो चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसे यहाँ से ये इतनी चीज़ कॉपी करके यहाँ पर लिख दूँ इसके नीचे, सो अब क्या होगा, अब हम हमारे कोड को फिर से रन करेंगे एंड इस बार आप देख सकते हैं कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब इसका लॉजिक समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेरी मेन स्टेटमेंट लिखी थी। उसके बाद मैंने क्या किया कि मल्टीपल को बोला कि अब 1 का जो काम था वो ख़त्म हो गया है, अब हमें 1 की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हमने सिंपली एक और जोड़ दिया और उसे 2 बना दिया। एंड उसके बाद हमने बोला कि रिज़ल्ट की जो वैल्यू थी पुरानी वाली, उसे हटा दो, उसमें नई वैल्यू डालो और वो किसके बराबर होनी चाहिए? वो होनी चाहिए नंबर, यानी कि हमारा 3, और उसके साथ जो नया मल्टीपल है यानी कि हमारा 2। तो अब रिजल्ट के अंदर नई वैल्यू स्टोर होगी एंड सिंपली हमने फिर से यहाँ पे प्रिंटफ लगाया, सो इसलिए हमें यहाँ पे 6 दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इतनी चीज़ कॉपी कर लूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कोड कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँगा। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, 2 बाकी रह गए हैं तो मैं इसको फिर से 2 बार और लगा देता हूँ। ओके, अब इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो 3 की टेबल थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। यानी कि 3 1 ज़ा 3 और वहाँ से लेके 3 10 ज़ा 30 यहाँ तक हमने प्रिंट कर दिया। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा था ताकि मैं यहाँ पे बता सकूँ आपको 3 चीज़ें। सबसे पहले कि हमें यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है उसमें हमेशा ढूंढना चाहिए कि कौन सी चीज़ सेम रह रही है और कौन सी चीज़ बदल रही है। यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा जो नंबर है 3,
वो हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसलिए मैंने उसे कहीं छेड़ा ही नहीं मेरे पूरे कोड में। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेप में 1 यानी कि मेरा मल्टीपल और रिज़ल्ट चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीपल और रिज़ल्ट और उसको हर एक स्टेप में चेंज करता गया। अब उसके बाद साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे समझने जैसी है कि आप अगर देखें तो मैंने ये चीज़ लिखी एक बार और उसके बाद पूरा का पूरा कोड में यानी कि कि ये जो इतनी चीज़ है उसको 10 बारी प्रिंट कर दिया, यानी कि पेस्ट कर दिया कॉपी करके। तो इस क्वेश्चन से समझने वाली चीज़ ये है कि जब भी आपको एक जैसी चीज़ बहुत ही बार लिखनी हो, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप एक एवरग्रीन कोड लिखें। यानी कि एक ऐसा कोड जो अपने आप चेंज हो जाए एंड आपको सिंपली उसे कॉपी पेस्ट करते रहना है। जिससे होगा क्या कि आपको हर बार कुछ नई चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतनी चीज़ लिखी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और उसमें मैंने पूरा का पूरा एल्गोरिदम बना दिया कि अब मुझे ये सारे इतने पूरे कोड में कहीं भी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करते जा रहा था। सो आपको हमेशा ऐसे ट्राई करनी है कि ऐसे कोड्स लिखें जो आपके काम को सेव करें और जल्दी-जल्दी काम कर सकें। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने बहुत ही लंबा कोड लिखा है इस चीज़ को करने के लिए। मैं अभी के लिए तो ये लंबा लिख रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको समझाना था कि हम यहाँ पे ये जो जितना हमने कोड लिखा है वो एवरग्रीन होना चाहिए। यानी कि वो अपने आप चेंज हो सके एंड आपको मदद करे ताकि आपको उसको बार-बार चेंज ना करना पड़े। अगर हम यहाँ पे लूप्स का इस्तेमाल करते तो ये प्रॉब्लम सिंपली 2-3 लाइन में सॉल्व हो सकता था। हम आगे लूप्स देखेंगे तब मैं ये प्रॉब्लम फिर से बताऊँगा। अभी के लिए मैं इस प्रॉब्लम में भी आपको एक और टास्क देना चाहूँगा। वो टास्क ये है कि अभी हमने ये 3 की टेबल बनाई थी, बट अब मैं चाहता हूँ कि आप यूज़र से पूछिए कि आपको कौन से नंबर की टेबल चाहिए एंड उसके बाद उसकी टेबल प्रिंट करना। यानी कि यहाँ पे हमने 3 की टेबल प्रिंट की थी, बट अब मैं चाहता हूँ कि आप यूज़र से पूछिए कि नंबर की वैल्यू क्या होगी एंड हम उसका टेबल लिखेंगे। सो राइट द टेबल फॉर दैट नंबर। ये एक बहुत ही छोटा-सा टास्क है। आपको सिंपली यहाँ से 3 की वैल्यू को हटा के नंबर के नीचे एक स्कैनफ लगाना है और उससे हमारा कोड ऑटोमेटिकली नंबर की वैल्यू यूज़र से पूछ लेगा एंड उसके बाद की जितनी चीज़ है, वो तो सेम ही रहेगी। वो लॉजिक कभी चेंज नहीं होने वाला है। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आ गया होगा। सो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है उसके बारे में बात करेंगे। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।